समय काल कोई सा भी हो, समाज को दिशा दिखाने का काम साहित्यकारों ने ही किया है। कहा जाता है कि एक साहित्यकार की कलम में वो ताकत होती है जो तोप और तलवार में नहीं। एक साहित्यकार अकेले तन्हा बैठे इंसान को भीड़ का आनंद दिला सकता है, तो भीड़ में बैठे शख्स को एहसास करा सकता है कि वो एकाकी में है। ये ताकत एक साहित्यकार के कलम में ही होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मेरे साथ इस वक्त प्रभात जी भी मौजूद हैं जो साहित्य के दुनिया के बेहद करीब हैं। पढ़ने का, किताबों के बारे में बात करने का बहुत शौक है और हमारे साथ और हमें सानिध्य मिला है आज ऐसी एक शख्सियत का। हमारे साथ है सुरेंद्र मोहन पाठक जी, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, 300 से ज़्यादा, लाखों प्रतियां बिकी है और इनकी कहानी घर घर में पढ़ी जाती थी। खुलकर नहीं तो छिपकर पढ़ी जाती थी, ट्रेनों में पढ़ी जाती थी और क्लबों में पढ़ी जाती थी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ रूम में। पहला सवाल तो यही है, 300 से ज़्यादा उपन्यास की आपने रचना की, लाखों प्रतियां बिकी, फिर भी आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगते हैं कि आप लुगदी साहित्यकार हैं, सस्ते साहित्यकार हैं? भाई ये लगाने वाले बेहतर जानते हैं, मैं तो फ़र्क नहीं मानता। जो लिखता है वो लेखक है। इट इज़ ए सिंपल इक्वेशन। जो लिखता है लेखक है और हर उस अटेंशन का, उस सम्मान का अधिकारी है जिसका कोई भी दूसरा लेखक अधिकारी है। आप हिस्टोरिक लिखें, माइथोलॉजिकल लिखें, दुनिया जहान का कुछ भी लिखें, साइंस फिक्शन लिखें, उस पर कोई आक्षेप नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी को कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है। मिस्ट्री राइटर होने में ही प्रॉब्लम है कि उसी पर सस्ते का धप्पा क्यों है। दिस इज़ वन काइंड ऑफ राइटिंग। यू गो यूर वे, लेट मी गो माई वे। क्या खराबी है इस इक्वेशन में? मतलब पहले से ही एक दूसरे शख्स की मेहनत को, उसकी मशक्क़त को, उसकी अचीवमेंट को हकारत की निगाह से देखना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, और ये भी तब करना जब बिना पढ़े, पढ़ता कोई नहीं है। अब पहले पढ़ो, फिर कहो भी ये इस काबिल नहीं है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको इग्नोर किया जाना चाहिए। तब तो समझ में आता है, तब मैं भी चैलेंज महसूस करूं, मैं अपनी कोई हैसियत बनाऊं। है नहीं, मेरे को भी एहसास हो जब इतने लोग ये कहने लगे भी आप किसी काम के राइटर नहीं हैं, तो मेरे को भी तो फिर सजग होना पड़ेगा ना। लेकिन कहता तो कोई नहीं, कहते तो एक गिनती के लोग हैं जो मोटिवेटेड हैं, जिनको हजम नहीं होती है मेरे टाइप के राइटर की पॉपुलैरिटी। जो वो काम नहीं कर पाते, वो पॉपुलैरिटी पा नहीं पाते, तो यार हो। और फिर सबसे बड़ी है उनकी मुखालफत जो है, जिस चीज़ के खिलाफ हैं उनको सोचे समझे, उसको जाने बिना है, कभी नहीं पढ़ते नहीं है। एक फतवा है, ये घटिया है, ये ठीक नहीं है, फतवा है ये। ये नहीं होना चाहिए। मतलब यही नहीं। आप पे एक आरोप लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो हम लोगों, मैं अपने अर्ली एज को अगर कंपेयर करूं, तो आप पे आरोप लगता है कि उस एज के लोगों को जहां प्रेमचंद, शरतचंद, रेणु, बच्चन इनको पढ़ना चाहिए, उस समय आपने उनको सुधीर, सुनील और विमल सीरीज पकड़ा दी। ये रैकेट है, ऐसे स्टंट है, इसमें कोई बुनियाद नहीं है, दम नहीं है कोई। हर टाइप की राइटिंग है, जो जिसको पसंद आता है तो वही करते हैं। आप जो प्रेमचंद वगैरह की बात करते हैं, जिसने पढ़ना है उसको डंडे से तो नहीं पढ़ाया जाता है, अपनी मर्जी से पढ़ता है ना। तो फिर जो मेरे को पढ़ता है वो भी अपनी मर्जी से पढ़ता है। मेरी कोई टीम तो नहीं है जो घर घर जाके कहे भाई ये पाठक साहब का नावल है, इसे पढ़ो, ये बहुत अच्छा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, उनका अपना जजमेंट है, उनका अपना जजमेंट है। लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप पढ़ने वालों के दिमाग पर हावी हो जाते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और वो एक नशे की तरह फिर आपकी सीरीज उठाता और पढ़ता चला जाता है। अगर ये बातें पढ़ने वाले के दिमाग पर हावी हो सकती हैं, तो आप डेली पेपर को देखो, सारा अखबार खून खराबे के, बलात्कार के, जबरदस्ती के, डकैती के, छुरा खंजर भोंकने की खबरों से भरा होता है। और पॉलिटिकल न्यूज़ थोड़ी सी निकाल दो तो अखबार में क्या होता है, 2 मर्डर हो जाए, डबल मर्डर, बैनर हेडलाइन पहले पेज पे। ये पहले पेज के लायक कौन बनाता है इस खबर को? अखबार वाले बनाते हैं।
अब वो क्यों बनाते हैं? अखबार की सेलिब्रिटी इससे बनती है। तो अगर वही क्यों पकड़ के SM पाठक लिखता है तो वो गुनाहगार है। अखबार छापे तो ठीक है। अगर किसी ने बुरा सबक लेना है तो सबसे अवेलेबल आइटम तो डेली पेपर है। पढ़ो उसको, कितनी ग्राफिक डिटेल में वो लिखते हैं, डकैती कैसे हुई, ये फलानी वारदात कैसे हुई। तो वो क्या है, आप अब ये न्यूज़ दे रहे हो या उनको एजुकेट कर रहे हो कि डकैती कैसे करनी है। फिर मैं गुनाहगार कैसे हो गया? अब फिर दूसरी बात और है, आई नेवर गो इन टू ग्राफिक डिटेल ऑफ ए क्राइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं ये बताऊं 10 पेज में बैंक में कैसे डकैती अपराध करी हुआ। या 15 पेज में बलात्कार में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। आई राइट इन 1 लाइन। मैंने कभी इस बातों की ग्राफिक डिटेल में नहीं जाते। मैंने इतने नावल लिखे हैं, मैंने कभी सेक्स नहीं लिखा, मैं वायलेंस नहीं लिखता। इन बातों के बिना भी मेरे नावल पॉपुलर हैं ना, नहीं लिखता मैं। आई लीव दिस थिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ माई रीडर। मैं ये कहता हूँ बलात्कार हुआ है, अगर वो बुरे दिमाग का मालिक है वो अपने आप इमेजिन करेगा कि बलात्कार हुआ है तो क्या हुआ होगा। मैं क्यों लिखूं? मैं उसको एक क्यों दूं भाई ऐसे ऐसे हुआ, ये राइटर का काम नहीं है। सर अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। देखो मेनका उसी सवाल पे आ रहा हूं मैं। सर ने 300 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं और इनके जो हीरोज हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, सुधीर, सुनील, विमल, जीत सिंह, विकास, ये इनको आपने एकदम से महानायक बना दिया। मतलब ये एक स्पेशल सीरीज चल निकली। सुनील सीरीज के कई नॉवेल्स हैं आपके, सुधीर सीरीज के कई हैं। लिखने का स्टाइल है ना, मैं एक हीरो को नए को खड़ा करता हूँ तो उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है। देखो खाम खा कोई काम नहीं हो जाता। अगर फिर भी खाम खा कोई हो जाता है तो 1 बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, 300 बार तो नहीं हो जाता। मैंने तो जो काम किया है हर बार सक्सेसफुली किया है, किसी ने शिकायत नहीं की। मैंने सुनील को जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनाया 1963 में, उस वक़्त कोई इस टर्म से आपके ट्रेड में वाकफ नहीं था। यही मेरा ये सवाल टर्म था अर्ली 70s में पॉपुलर हुई थी, अर्ली 70s में। जी। आई डिपिक्टेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एज माई हीरो इन 1963। तो ये रीडर की फोरसाइट है कि राइटर की। एंड आई रोट 122 novels ऑफ वन सीरीज डिपिक्टिंग वन पिवोटल कैरेक्टर। तो क्यों लिखे इतने, बाकियों के तो नहीं लिखे क्योंकि कैसे रीडर आप- पसंद करता है। रीडर पसंद कर रहा था, लेकिन हर बार जैसे जेम्स बॉन्ड, उसकी सीरीज लोगों को इंतजार होता था अगली सीरीज का, अगली फिल्म कब आएगी। तो आपका ये जो रिपोर्टर है सुनील, उस दौर में इस तरह की रिपोर्टिंग तो आम बात नहीं थी। तो अपने कैरेक्टर को आप हीरो बनाते कैसे थे, गढ़ते कैसे थे, सोच में वो कैसा? कैसे मैं हूँ ना वो, आई डिपिक्ट माई सेल्फ। आप सुनील की जगह पर आप होते It थे। is as easy as that. It is as अच्छा, देखो, ये देखो, आपके देखो फर्क देखो ना। विमल जो है वो इज ए क्रिमिनल है। हर तरह का गुनाह किया है। सुनील तो नहीं है, ही इज ए स्ट्रेट मैन है, फॉलोइंग ए स्ट्रेट प्रोफेशन। उसकी जो ऊंच नीच है उसकी पत्रकारिता के बीच में ही है। अब जब मैं उसको डिपिक्ट करता हूँ तो एक तरह के जो मेरी अपनी हिडन डिज़ायर्स हैं उसको हवा देता हूँ। यार मैं होता ये तो ऐसा मैं ये करता। कहता ये करता। अच्छा, ये आपके ये सुनील है, सुधीर आपका, विमल एक कैरेक्टर है आपका जो भागता रहता है कानून से हमेशा। वो चूंकि क्रिमिनल कैरेक्टर है वो भागता रहता है। सुनील आपका इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, सुधीर जो है वो डिटेक्टिव है। इन सबके, इन तीनों चारों में से आपके बेहद करीब कौन सा है? सुनील। मैंने यश पाया है विमल से जी। जो मेरे को बड़ा नाम मिला, पैसा भी कमाया, सारी दुनिया जान गई, वो विमल से है। लेकिन मैन आफ्टर माय ओन आर्ट इज सुनील। आप सुनील थे तो विमल कौन था? विमल भी कोई कैरेक्टर आपके आसपास था? नहीं, वो आपकी वो तो मेरे इमेजिनेशन है। एक
बस एक सनक में आया। मैं कभी किसी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई नहीं किया किसी ने कि इसकी मजबूरियां समझे कोई, इसकी कोई प्रॉब्लम समझे कि इसको इस गलत Accept कर सिलसिले ले कि वो में गलत कर रहा धक्का दिया गया है या अपनी मर्जी से शामिल नहीं है। सुनील अपनी मर्जी से पत्रकार है, विमल अपनी मर्जी से क्रिमिनल नहीं है, जैसे अपनी मर्जी से है। सुधीर कहाँ से आया? सुधीर तो मोनोटोनी की शिकायत करने लग गए थे लोग सुनील से जी कि ये एक ही तरह के नावल हो गए हैं, इनका जो फाउंडेशन है, फंडामेंट है, वो एक ही स्टोरी है। एक क्राइम हुआ, उसमें सुनील की इन्वॉल्वमेंट है, 5-6 सस्पेक्ट हैं, उनमें से किसी एक को सिंगल आउट करना है। सारे नावलों की यही कहानी थी, बल्कि सुनील की नहीं, दुनिया की मिस्ट्री स्टोरीज का एक ही प्लॉट है। तो वो फिर लोग शिकायत करने लग गए, तो भाई मैंने इसी कारोबार में रहने, तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ थोड़ी डाइवर्शन की ज़रूरत है। तो मैंने जो सुधीर बनाया वो था जो सुनील नहीं था, एग्जैक्ट ऑपोजिट। ऑल द वाइसेस, इज ए वुमेनाइजर, इज ए ड्रिंकर, इज ऑल हैविंग ऑल द बैड हैबिट्स ऑफ ए टिपिकल दिल्ली वाला। तो उसकी सब का वो क्लिक। यानी कि एक साइड पॉजिटिव वाइट साइड है, दूसरी तरफ ब्लैक है, सुधीर ग्रे है। हाँ, ही इज हैविंग ग्रे शेड्स। ये मैंने कंट्रास्ट एक तरह से बनाया। तो लेकिन उसके पीछे करने के पीछे जो राइटर का, अब मैं अपने बारे में एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कारोबारी लेखक का, उसको इस धंधे में रहना है और अपने पर फोकस बना के रखना है। उसके लिए वो कहते हैं ना, वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ। तो एक ही लकीर पे चलते रहने से, एक ही लीग पे चलते रहने से व्यापकता नहीं आती। बदलाव जरूरी हाँ, वो बदलाव जरूरी होता है। ये मैं आऊँगा इस पे। मैंने ये आपको आपके- हलवाई की मिसाल जी। दी ना, वो एक ही मिठाई तो नहीं बनाता, कई बनाता है। किस लिए बनाता है, क्या पता किसको क्या पसंद है। नंबर 2, हलवाई मिठाई खुद नहीं खाता है। मैं अपने लिए तो नहीं लिखता ना, मैं अपने रीडर के लिए लिखता। सर एक बात बताइए, आज का दौर है, डिजिटल दौर है, अगर कोई किताब, कोई फिल्म, कोई ओटीटी किसी को पसंद आया, वो तुरंत के तुरंत मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। बॉक्स ऑफिस पर अगर फिल्म फेल हो गई तो इट मीन्स फेल है, फ्लॉप है। तब के ज़माने में एक राइटर को ये कैसे पता चलता था कि उसकी कौन सी कहानी पसंद की जा रही है, नहीं है? इतना चिट्ठियाँ डेरा आती थी। आई हैड ए पोस्ट बॉक्स नंबर। हाँ। वो मैं 4 दिन ना खोलूँ तो पोस्टमैन घर कहने आता था, वो जगह नहीं है, भरा पड़ा है, उसको खाली करो। इतनी चिट्ठियाँ आती थी। इतनी चिट्ठियाँ पढ़ता कौन था? मैं पढ़ता था और एक एक का जवाब देता था। मेरे को इसी बात ने राइटर बनाया है कि मैंने रीडर की तरफ से अटेंशन नहीं छोड़ी। कोई मुझे गाली लिखे, मैं जवाब दूंगा। कोई मुझे कहे आप घटिया राइटर हो, किसी काबिल नहीं हो, मैं आर्ग्यू करूंगा, नहीं भाई अच्छा हूँ, फिर से कोशिश करके ये देखो। मैं ये नहीं कहता भी एक जने के कहने से क्या होता है, होता है, एक जने के कहने से भी होता है। वो एक जने ही मल्टीप्लाई करते हैं और वो आपस में माउथ टू माउथ, जैसे आदमी पॉपुलर होता है वैसे ही ये बुरी हाइप भी पहुंच सकते हैं कि राइटर फेम मिलता है तो डिफेम भी होता है। तो भाई मेरा तो उसकी बात की तरफ हर बात, चाहे वो गाली दे, चाहे कोसे, चाहे बुरा कहे, उसको मैं ज़्यादा अटेंशन से आर्ग्यू करता हूँ। भाई ऐसी बात नहीं है, यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। अपनी आर्गूमेंट पेश करता हूँ, वो कामयाब होती है, वो मानता है यार मैं फिर ट्राई करता हूँ। कभी डिप्रेशन या सैड हुए, कभी दुख? होता है कोई फेलो राइटर दिखाई दे जो मेरे से आधी काबिलियत नहीं रखता और 4 टाइम पॉपुलर हो जाए तो अफसोस तो होता है। नहीं ये मैं वापस से आपके कैरेक्टर्स पे आ रहा हूँ। आपका जो कैरेक्टर है सुनील, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, हमेशा कानून से 2 कदम आगे चलता रहता है। सुधीर आपका जो है वो इन्वेस्टिगेटिव डिटेक्टिव है। तो ये क्रिमिनोलॉजी और इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो कहाँ से इतनी इंसेप्ट की हैं? मैं गेन करता हूँ ना, मेरे सोर्स हैं। जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं लोगों से पूछता हूँ। अब कोई ये फायर आर्म्स के बारे में कोई कहीं से जानकारी है तो मैंने तो एक्चुअल गन की कभी शक्ल भी नहीं देखी ज़िंदगी में।
मेरे को नहीं पता, मैंने पोस्टमार्टम होता तो नहीं देखा ना, लेकिन पोस्टमार्टम के बारे में जो मैं लिखता हूँ वो दुरुस्त लिखता हूँ। आई गेन नॉलेज। जो बात मुझे नहीं आता, मुझे दूसरे से पूछने में झिझक, कोई संकोच थोड़ी है। हर कोई हर बात जानता हो ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा, जैसे कि बहुत सारे राइटर हैं, जब उन्हें कश्मीर की वादियों के बारे में लिखना होता है वो कश्मीर का दौरा कराते हैं। जब उन्हें क्रिमिनल के बारे में लिखना होता है वो किसी न किसी क्रिमिनल से मिलते हैं, जेल का दौरा करके आते हैं। उन्हें वो माहौल चाहिए समझने के लिए। क्या आप फिक्शन इमेजिनेशन पे करते थे या आप भी ऐसा कुछ करते थे? मैं इसकी दो मिसाल आपको देता हूँ। ये जो अभी आपने कहा, ये खूबी जेम्स एडलर चेज में थी। वो जिस जगह के का क्राइम नावल लिखता था, पहले वहाँ जाके विजिट करता था, रहता था। कई जगह उसने रिजेक्ट कर दी थी कि ये मेरे टाइप के नावल के काबिल नहीं है। ये भी हुआ है। अब हांगकांग के बारे में लिखना है, दे विल गो स्टे इन हांगकांग। क्यों? क्योंकि उनको इतना पैसा मिलता है नावल लिखने में कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। SM पाठक नहीं अफोर्ड कर सकता, हमें इतना पैसा नहीं मिलता। वी हैव टू डिपेंड अपॉन डेरिवेटिव नॉलेज। हासिल करने के भी जरिए होते हैं, पढ़ के, पूछ के, ट्रेवलॉग से, गूगल से, इन बातों से गेन करना पड़ता है। दूसरी मिसाल सुनिए, HR ऑफ कीटिंग की मिसाल है। हेनरी फिट्जराल्ड, आगे F से पता नहीं क्या बनता है। वो इंग्लैंड में रहते थे, अमेरिका में नावल छपता था, और बॉम्बे को बेस बना के अपने हीरो, नाम उनका नाम था, हीरो का इंस्पेक्टर गणेश गोटे, ए ब्रिटिश राइटर, रोट अबाउट ए महाराष्ट्रियन एंड अबाउट बॉम्बे विच ही नेवर विजिटेड। इमेजिनेशन, ये ताकत होती है। किया ना। जब It's a God gift. दूसरी लैंग्वेज का राइटर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 9 नावल उन्होंने बॉम्बे को बेस बना के लिखे, इंस्पेक्टर गणेश गोटे को हीरो बना के लिखे। ए परफेक्ट मर्डर फिल्म बनी उनकी हिंदी में, नसरुद्दीन शाह थे वगैरह थे। तो वो आपके आपके किसी नॉवेल पे कोई फिल्म बनी अब तक? अब भी नहीं बनी, कुछ थोड़ी कोई आगे का प्लान है? प्लान है? मेरी बनती नहीं ना किसी से। साफ साफ बोल देते हैं इसलिए। उनमें खराबी नहीं है, मेरे में खराबी है। जब सब कुछ हमारे हवाले कर दो, ही विल पे फॉर वन विमल बुक एंड आस्क मी टू कमिट टू हिम ऑल द 48। कैसे पॉसिबल है ये? एक का पे करके 48 दे वांट। एक किताब के मेरे को कह दिया हम इस पे ये फिल्म बना रहे हैं, विमल सीरीज के फलाने नावल पे, तो बाकी 46 आपको हमें कमिट करने पड़ेंगे कि या किसी और किसी और को नहीं देंगे। सबके पैसे दो ना, एक किसे। एक के क्यों? जब कमिटमेंट ये तो 48 के लिए चाहिए तो लूट मची आपको। हुई है ना। व्हेन यू वांट ऑल द बुक्स कमिटेड पे। कौन थे वो जिनका ये प्रपोजल अरे था? वो फॉक्स स्टार। ओके। हाँ, इतनी बड़ी कंपनी, वकील के साथ दिल्ली आ गए हाथ के हाथ। हाँ, आज इतने पैसे मिलेंगे, आप ये। तो आपने कहा कि सबके लिए कमिटमेंट चाहिए तो सबके लिए पे करो। मना कर दिया मैंने। मैं कह तुम सबके पैसे दो तो भी पर मंजूर नहीं है। अरे दे हैव एंडलेस रिसोर्सेज इन मनी, उनको पैसे का घाटा है, दे शेल्व इट, नहीं बनाते। राइटर क्या कर लेगा? उन्होंने तो बनाई नहीं, दूसरे को बनाने नहीं दी। फिर दोनों ये इनकी कुछ गठजोड़ आई होती एम है क्या? लूजर आइदर वे। देखो ना, एक फिल्म प्रोड्यूसर है, मेरे से एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट करता है और 40 के लिए मुझे बांध ही जाता है कि ये भी मैं ही बनाऊंगा, किसी को कमिट नहीं करना, वो नहीं बनाता। ही हैज़ पेड मी, स्टिल ही डज नॉट यूटिलाइज व्हाट फॉर व्हाट ही हैज़ पेड। तो मैं क्या कर लूँगा? जो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसमें सारी टर्म उनकी फेवर में होती है, राइटर की फेवर में कोई नहीं होती। क्राइम थ्रिलर और बाकी सारी चीज़ें जो आप लिखते हैं, तो क्रिमिनोलॉजी की एक अच्छी पकड़ है। मतलब आपका नॉवेल अगर कोई पढ़े तो मुझे लगता है कि वो किसी एक सामान्य केस को सुलझा सकता है अगर उस तरीके के। तो कभी ऐसा मौका आया है कि पुलिस ने आपसे किसी रियल केस में मदद मांगी हो कि साहब ऐसा कुछ है? कभी कोई रीडर पुलिस वाला हो तो वो इक्की दुक्की बार ऐसा हुआ है, ये केस है हमारे पास, बिल्कुल कोई सलूशन नहीं सामने आ रहा, आप कोशिश करके देखो। इट इज़ ए टॉल ऑर्डर, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता
पॉसिबल ही नहीं है। एक दो बार हुआ है देखो ना, एक बंदा है, उसकी सालों की ट्रेनिंग है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, वो फोरेंसिक साइंस को समझता है, वो और बारीकियां समझता है केस की, किस चीज़ को कैसे क्या करना है। राइटर क्या जानता है इन बातों में, कुछ नहीं। वो दिखाता ये है मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने बहुत कुछ है, लेकिन वो भ्रम में है। भ्रम में एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। देखो, जिस वक्त रीडर किताब पढ़ता है तो उसके साथ राइटर नहीं चलता, उसके साथ किताब का हीरो चलता चलता है, है, बिल्कुल। पिवोटल कैरेक्टर नहीं, चलता है। उसी तो पे- जितना गुण ज्ञान है वो सब हीरो में है। उस वक्त वो मुतासिर होता है तो हीरो से। वो किताब पढ़ चुकने के बाद में उसे ख्याल आता है भी मेरी तवज्जो लिखने वाले की तरफ भी होनी चाहिए। तब वो कहता है भी अच्छा नावल है, अगले का इंतज़ार है वगैरह बात होती है। लेकिन पढ़ते वक्त जो है तब उसे राइटर थोड़ी याद आता है, तब नहीं याद कई बार तो ऐसा हुआ है, मतलब मुझे अपना एक किस्सा याद है। मैं शायद 9वीं या 10वीं में रहा हूँगा, आपकी एक नॉवेल मुझे कहीं से हाथ लगी। मतलब ये 90s की बात है, और वो नॉवेल मैं रात को कि 10th का बोर्ड था मेरा, तो रात को लेट नाइट तक मुझे पढ़ने के बहाने, लेकिन वो अपनी कोर्स की सिलेबस की बुक्स की पढ़ाई आधे घंटे 1 घंटे होती थी, आपके उपन्यास की पढ़ाई ज़्यादा होती थी, तो उसके लिए तो उस पे कई बार कुटाई भी हुई है ऐसी। आपके जो किरदार हैं, मतलब सुनील है, सुधीर है। सुनील खूब सिगरेट पीता है, सुधीर ड्रिंक भी करता है, डिटेक्टिव है, ड्रिंक भी करता है, सारी चीज़ें हैं। तो निजी लाइफ में कभी कुछ अपना स्मोकिंग और वो रहा है क्या? भाई सुनील तो कई मिलते हैं, जर्नलिस्ट मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं, वो इस किस्म की बातें वो शेयर होती रहती हैं। लेकिन बाकी में ज़रा इमेजिनेशन ज़्यादा है, रियलिटी कम ये है। रेशियो कितना होता था रियलिटी और इमेजिनेशन का, जो रेशियो है? देखो ये जितना हो जाए, मसाला जितना मिल जाए। जनरली तो 100% इमेजिनेशन ही है। रियलिटी वाली साइड में अगर आप जाओगे तो कहने की बात है कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। फिक्शन के तो एंडलेस स्कोप्स हैं, ट्रूथ के एंडलेस स्कोप थोड़ी हैं। वो तो एक कील गाड़ने वाली बात है, यहाँ से आप हिल नहीं सकते। फिक्शन में तो सर, आपको एक अपनी रचना के लिए तब कितना मिल जाता था और कितना वक्त लगता था एक उपन्यास लिखने में? देखो, उपन्यास की तैयारी में वक्त लगता है, एग्जीक्यूशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। रफ में ज़्यादा वक्त हाँ, लगता मतलब ये मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं जानता दूसरे रीडर के राइटर कैसे करते हैं। मेरे साथ मुमकिन नहीं है कि मैंने नावल शुरू कर दिया है, अब मुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने आगे क्या लिखना है। वो अभी मैं सोच रहा हूँ। मैं तो मुकम्मल कहानी का एक फॉर्मेट दिमाग में जब तक तैयार ना हो जाए मैं लिखना शुरू नहीं करता। आप जॉब भी करते थे, फिर कैसे होता था? ये तो फिर पुरुषार्थ की बात है, अपनी हैसियत बनाने के लिए, अपने आप को किसी अपर ब्रैकेट में देखने के लिए तो काम ज़्यादा करो आराम कम करो वाली बात है। पहली कहानी या देखो, उपन्यास कब लिखी? एक मिनट की बात पूरी दे। ईश्वर ने 24 घंटे का दिन बनाया, नौकरी तो 24 घंटे की नहीं, 8 घंटे की होती है। बाकी 16 घंटे सोता तो नहीं है बंदा ना। तो बाकी को मैंने यूटिलाइज़ किया, मैंने नावल लिख लिया। क्योंकि मुझे और कुछ अपनी हैसियत सुधारने के लिए कोई और जरिया मेरी निगाह में नहीं था। बहुत जोर लगाया, शैतान की तरह लिखा। शैतान की तरह लिखे। हाँ, घर गृहस्थी की सुख सुविधा छोड़ी, औलाद की तरफ पे टाइम देने की तवज्जो नहीं है, बीवी है, कई तरह की बातें हैं। एक मैं अपनी मर्जी से क्या एक वो बात पेड कहूँ, ऑफ हुआ? अपनी मर्जी से। जो मेरा बॉस था नौकरी में, उसने एक बार उसको कहीं से कोई हिंट लगा कि ये तो बहुत फेमस राइटर है। हिंट कैसे लगा मैं बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है, सेंसर कर देना ना लगे तो। एक हिंदी डायरेक्टरेट है सरकारी, तो वहाँ से मैं भी सरकारी मुलाजिम था, तो हिंदी में काम कैसा हो रहा है इसके लिए आर्मी ने एक रिप्रेजेंटेटिव आता था कि कितनी चिट्ठियाँ आपने टाइप हिंदी में की, आपके कंप्यूटर बाईलिंगुअल है या नहीं है, ये सारा डाटा वो कलेक्ट करके आता था। और साल में एक बार सीनियर ऑफिसर आता था,
तो वो उसको सारे सेक्शन हेड से उसकी मुलाकात कराने के लिए मैनेजर के केबिन में इकट्ठे हुए। तो जब मैं कहने लगा अभी मैं SM पाठक हूँ, मैं परचेज़ का इंचार्ज हूँ, तो उसने चुप करा दिया मेरे को, कहता मैं जानता हूँ आपको। और उसके बाद जो उसने फ़िक्रा मैनेजर को कहा, कहता हमने हिंदी की क्या सेवा करनी है जो ये अकेला जना कर रहा है, मैं SM पाठक। हाँ, वो कह के गया डायरेक्टर जो है हमारे मैनेजर को कह के, उसके जाते ही मैनेजर साहब मेरे गले पड़ गए, तू नौकरी कब करता है? तो मैं उसका जवाब देखा, मैं जी जब आप अपने बीवी बच्चों में आनंद कर रहे होते हो तब मैं नौकरी कर रहा होता हूँ। जब आप वीकेंड की पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हो तब मैं नावल लिख रहा होता हूँ। जब आप अपने कंजुगल इंटरेस्ट विद योर वाइफ यू आर इंडल्जिंग आई एम राइटिंग अ बुक। जब आप नैनीताल मसूरी की एक्सकर्शन के प्रोग्राम बना रहे होते हो मैं घर बैठा नावल लिख रहा होता हूँ। ऐसे करता हूँ काम में। पहली रचना कब लिखी थी आपने? पहला उपन्यास कब लिखा उस था? वक्त नौकरी में नहीं था। अच्छा। उस वक्त आवारागर्दी में था, नौकरी मिल नहीं रही थी। रोज घर फादर की झाड़ पड़ते थे। आप विश्वास करिए मैं घर नहीं घुसता था। डांट की वजह से। फादर सो जाए तो घर जाऊंगा। आवारागर्दी, इधर उधर टाइम पास करने हिंदी। अगर मेरे फादर घर हैं तो मैं घर नहीं हूँ, अंडरस्टूड है। वो पब्लिश कैसे हुई थी? मैं फिर क्या करें, मजबूरी थी। फिर उस दौर में ऐसे ही किसी सोबत में नावल की सूझी लिख लिया मैंने, किस तरह छप भी गया। फिर टूटी फूटी नौकरी भी लग गई। मैंने बहुत मेहनत की है जी। तो जो पहली आपकी आपने जो लेखनी की थी, कितना मिला था उसका? वो घर पे दिया था, आप बताया? 100 रुपये। हाँ दिए, और किसको देने, माँ को कब की दिए। बात है ये? माँ बाग बाग हो गई, सारे मोहल्ले में बता के आई लड़के ने 100 रुपये कमाए हैं। एक कहानी के। एक नावल के। हाँ, ये कब की बात होगी? आई थिंक 63 1963। 63 में 100 रुपए मिले आपको पहले नॉवेल के। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था उसमें कि आपकी पहली कहानी मनोहर कहानियां में छपी थी, हाँ, और उसके लिए फिर आप मतलब उसका कोई कहानी 59 में 59 में छपी थी। कहानी में तब भी लिखता था। जी। नावल पहला था 63 में। वो मनोहर कहानियाँ बड़ी कहानी, बड़ी मैगजीन थे, तो उनसे 50 रुपये मिले थे। नहीं तो दिल्ली की मैगजीन में छपती थी कहानी तो 20 रुपये 20 मिलते रुपए थे। मिलते थे। खैर, परिवार मनोहर को कहानी बताई मैंने थी? भी पढ़ी है, डांट खाई है हालांकि उसके लिए, लेकिन पढ़ी है मैंने भी। उसमें इसी तरह के फिक्शंस हुआ करते थे ज़्यादा। भाई 6 आने किलो गेहूँ होता था तब, जी। ये भी तो सोचो ना। ये 800 रुपये तोला सोना था, अब 90,000 है, 95,000 है। तो ये आप ये ना समझो कि उस वक़्त पैसे कम मिलते थे, तो फिर उस पैसे की हैसियत भी तो। मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। 1 रुपये में DTC का ऑल रूट पास बनता था। सवेरे से रात तक सारी दिल्ली 1 रुपये में। 1 रुपये में 2 रुपये में आप ढाबे में नॉन वेज खाना खा सकते थे, फर्स्ट क्लास बढ़िया, 2 रुपये में। वो भी पूरे नहीं, ध्वनि बजती थी, वो वेटर को दे, 2 रुपये में। अभी भी रॉयल्टी आप तब और अब में कंपैरिजन करते हैं? रॉयल्टी जो बड़े पब्लिशर हैं जिनकी जो रिप्यूट है कि ट्रांसपेरेंसी की, वही देते हैं, बाकी तो। इसमें अब अभी कितने मिल जाते हैं? जैसे पहले नॉवेल के लिए 100 रुपए मिले, आज अभी लेटेस्ट नॉवेल के कितने पैसे मिले हैं? 5 लाख। 5 लाख रुपए। लेकिन वैसे टोटल वैसे मैक्सिमम 8 भी मिल चुके हैं, लेकिन 5 तो फिक्स है, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। तो अभी किसी नॉवेल पे काम कर रहे हैं? कोई नॉवेल अभी लिख रहे हैं फिलहाल? सोते जागते एक ही काम है। सोते जागते एक ही काम है। आपको आपके नॉवेल ने बहुत कुछ दिया है। एक राइटर है साइंस फिक्शन के, मुझे उनका नाम भूल गया है। साइंस फिक्शन के राइटर, रशियन टाइप का नाम है। वो कहते थे कि अगर मौत का फरिश्ता आके मेरे को खबर करे कि तू 6 मिनट में मर जाने वाला हूँ, तो मैं मातम मनाने नहीं बैठ जाऊँगा। मैं टाइपराइटर पर ऊँगिया और तेज़ी से चलाऊँगा कि अगर 6 मिनट ही जीना है तो ज़्यादा लिख के मरूँ। तो फिर ऐसा तो फिर चलता है ना। सर, आपको आपकी लेखनी ने बहुत कुछ दिया। आपने अपने सपनों को जिया, स्ट्रगल किया, वो पे ऑफ भी हुआ। क्या आपके बच्चों ने आपकी कहानियाँ पढ़ी है? No. कोई फीडबैक?
बच्चों में लड़की ने तो कभी कभार पढ़ ली हो, ग्रैंड चिल्ड्रन को तो पता भी नहीं है कि उनका ग्रैंडफादर नावल लिखता है या फेमस राइटर है, नथिंग डूइंग। वो यहीं रहते हैं या बाहर कहीं है? यहीं रहते हैं आपके साथ या कहीं? हाँ, नोएडा में। नहीं तो आपका फर्स्ट रीडर कौन है? आपकी रचनाओं का फर्स्ट रीडर कौन है? हमारे घर में, हाँ? घर में हाँ, ये कोई नहीं पढ़ता। नहीं, फर्स्ट रीडर जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी, मैं भी अगर कुछ लिखता हूँ तो मैं अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स को दिखाता हूँ कि यार देख आज मैंने ये लिखा है। वो अब मेरी वो उम्र नहीं है ना, मेरे को कोई 86 साल का कोलीग मिले तो दूँ ना। पहले किसी को दिखाते थे या पहले सीधे था, छपते थे? पहले एक लिस्ट बनाई हुई थी 10-12 लोगों की कि नावल में 20 कॉपी पब्लिशर देता था, वो हाथ आते ही मैं उनको, लोकल है तो बाई हैंड दे देता था, बाहर हो तो बाई इंग्लैंड तक भेजता था, बहुत खर्चा होता जी। था। छपने से पहले किसी को पढ़ाते थे? छपने से पहले ना ना, पास भी नहीं फटकने देता। सीक्रेट? ये मैंने आज तक नहीं किया, कईयों ने ऑफर किया कि मैं पढ़, मैं क्या नहीं भाई, छपा है तो अभी पढ़ना, क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं, यार ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये, तुम्हें क्या पता क्या होना चाहिए, मेरे को मालूम है। अच्छा, I know आपने better. राइटिंग में कोई विधा मतलब नॉवेल तो आपका है ही, आप नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यास आपने लिखे हैं, लेकिन जोक बुक्स भी आपकी हैं, आपने लघु कथाएं, बाल कथाएं भी लिखी हैं। वो शौक की बातें हैं, बाल कथाएं तो फरमाइशी है। पब्लिशर से प्रेशर था भाई तू लिख है, मैं कभी नहीं आता मेरे को, कहता है यार तू कुछ जैसे मर्जी लिख। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए काम काम किया। जैसे कोई अच्छा फर्नीचर बनाने वाला हो तो उसको कहे यार स्टूल बना दे, तो वो फिर कहेगा यार मैं स्टूल बनाने के लिए थोड़ी कारीगर हूँ, तो वो मान ऐसे वो मुलाजे वाली। अच्छा, आपने 60s में एक बात कहने दो, आई एम गुड एट ओनली वन थिंग, इन यही फिक्शन है नॉवेल, बस, मिस्ट्री मिस्ट्री एंड फिक्शन। बाकी जो भी करूँगा वो नकली होगा, बनावटी होगा, ज़बरदस्ती कराया गया होगा। जोक में मेरा मन इसलिए लगता है कि दुनिया का कोई जोक ऐसा नहीं है जो एस.एम. पाठक ने नहीं सुना। तो मेरा दिल करता था भी ये कोई किताब छाप ले, तो छपी 26 किताब छाप जोक्स पे, जोक बुक। मतलब 300 नॉवेल और अरे मेरी जोक बुक पढ़ पढ़ के लोग वो लाफ्टर चैलेंज में मशहूर हो गए। मैं कईयों ने मुंह से माना। आपने रॉयल्टी मांगी उनसे? रॉयल्टी नहीं मांगी, लेकिन कोई काम बंदा पे, हर काम पैसे के लिए नहीं होता, शौक के लिए भी होता है। शौक के जब कि बुक के काबिल हो जाए भी ये छाप दो कि पैसे मत देना, किसी ने मत देना कहने पे ये तो नहीं हुआ कि नहीं दिए, इट स्टार्टेड सेलिंग, पसंद करने लग गए थे लोग, पसंद करने लग गए थे। और जो आपने कहानी की बात कही ना वो जुदा है, वो कहानी मैंने मर्जी से नहीं लिखी। नावल कई बार वॉल्यूम में छोटा हो जाता था, तो एक पेजेस की फिक्स कोरम काल होती है भाई, इतनी प्राइस में ज़रूर छापने हैं, तो उस वजह से एक स्टोरी साथ में ऐड करनी पड़ती थी। तो वो स्टोरी जब ज़्यादा होती थी तो मैं उसका कलेक्शन छपवा लेता था। अदरवाइज ये सोच के स्टोरी नहीं लिखी कि किसी मैगजीन में भेजूंगा छाप देंगे। कभी कोई चिट्ठी से कोई अपील आई कि आप अपने कैरेक्टर में ये बदलाव कर दीजिए या कहानी को इस मोड़ पे ले जाइए, इस तरह की कोई अपील किसी पाठक की ओर से आती थी, किसी रीडर की तरफ से, कि आप अपनी कहानी को थोड़ा टर्न कर दीजिए? हाँ, सलाह देते हैं, कई ऐसी सलाह देते हैं कि आप विश्वास कीजिए कि राइटर शर्मिंदा हो जाए कि ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी। अच्छा। कुछ रीडर्स ने मेरे को ऐसी सलाहें दी कि राइटर माथा पकड़ ले कि ये मुझे क्यों नहीं सूझी, और मैंने उस सलाह को फॉलो किया अगली और हाँ बड़ा नाम कमाया उस बात को मान के बड़ा नाम। लेकिन वो रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। नहीं, ये आप मतलब इस पे 300 से ज़्यादा आपके नॉवेल्स हैं जो हम लोग मतलब चर्चा कर ही रहे हैं, आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? भाई ये नहीं कहना चाहिए, सारे फेवरेट है, ये तो तरफदारी होगी ना। इसका मतलब है कि एक कम फेवरेट है या ज़्यादा फेवरेट है तो मैंने उसमें पूरी मेहनत नहीं की। मैं आपको वो माँ के साथ बच्चे हों तो वो ये कहती है कि ये बुरा है ये अच्छा है, वो तो नहीं कहती ना।
अपने मुंह लोग कहते हैं कि ये बहुत फेमस है। मेरा एक नावल है 65 लाख की डकैती, बहुत मशहूर हुआ, 23 बार छप चुका, 23 एडिशन, 23 बार वो छपी है। 23 बार छप चुका है। अभी 24 बार फिर छपेंगे, बालाजी में उसका सीरियल बनने वाला है। लेकिन वो लोग कहें ना, मैं कैसे कहूँ कि ये मेरा बेहतरीन। अगर फ़र्ज़ करो मैं कहूँ और वो कहे ये तो सबसे रद्दी है लिखा हुआ तुम्हारा, तो मैं उनका मुंह तो नहीं पकड़ सकता ना, मुंह तो नहीं पकड़ सकता। यू वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। अगर मेजॉरिटी कहती है ये बढ़िया है तो बढ़िया है, मेजॉरिटी कहती है रद्दी है, तो आपका खून का घूंट पी के कबूल करो। लेकिन कबूल करोगे ये रद्दी है, अगली बार कोशिश करो कि वो गलतियां आप ना दोहराएं जो आपने इस बार की हैं। रीडर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं। वो अल्टीमेट टारगेट है। राइटर के तौर पे मैंने रीडर को राज़ी रखना है। अगर रीडर रूठ गया तो आई एम नोवेयर, आई एम नोवेयर। तो उसकी तो पसंद नापसंद, जो कुछ वो कहे, जो सलाह दे, ऊंच नीच, हर बात को गौर करना है। अगर वो आर्गूमेंटेटिव कोई बात है तो उससे आर्ग्यू करना है, 10 काम छोड़ के करना है। इग्नोर नहीं, मैं चिट्ठी का जवाब ना दूं, मेल का जवाब ना दूं, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे फेलो राइटर्स हैं, नहीं देते, उन्होंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। वो इसमें भी बड़प्पन समझते हैं, रूड होने को बड़प्पन समझते। वो समझते हैं ना, लेकिन मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता। 60 साल कोई राइटर हिला ना हो अपने कारोबार में, कभी मुड़ के ना देखा हो, इसके लिए उसने कुछ तो कोई आउट ऑफ द वे जाके काम किया होगा कि नहीं किया होगा। इंस्पिरेशन यही रीडर। हाँ, सिर्फ लिखने से ही आपको तीर मार दिया, कमाल कर दिया, इतने से नहीं होता। मुख्य धारा के बहुत सारे ऐसे राइटर थे जिनकी कहानियां तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन आर्थिक तौर पर वो तरक्की उन्होंने हासिल नहीं की। तो उसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है? मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे राइटर हुए हैं जिनको तरक्की उस किस्म की तवज्जो क्यों हासिल नहीं हुई। दे कुड नॉट स्टैंड अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रीडर्स। वो हमारे साथ होगा तो उसी कैटेगरी में मैं भी पहुंच जाऊंगा। अभी तक बचा हुआ हूँ ना, अभी तक बचा हुआ हूँ। कल को लोग कहने लगे जी ये जो कुछ आता था इसे ये लिख चुका, अब ख़त्म है, इस पर कुछ नहीं रखा, कहते हैं कुछ लोग, लेकिन अभी वो थोड़े से हैं। सरप्राइज करने के लिए एलिमेंट होने चाहिए उस। वो कहते हैं, लेकिन वो उससे बंदा चैलेंज महसूस करे, कहता नहीं भी अभी बहुत ऊर्जा, बहुत कुछ बाकी है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में आपका जन्म हुआ 1940 में। पाकिस्तान से आप लोग शायद जालंधर की तरफ आए, फिर जालंधर से दिल्ली का सफ़र, तो उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे क्या रहा? बहुत छोटा था फिर भी याद है काफ़ी कुछ, खून खराबा याद है, आग वगैरह लाहौर में जो लगती थी, और जिस बुरे हाल में बस में सवार होकर जलंधर आए। जलंधर ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे ख्याल 50-55 किलोमीटर था, तो किसी तरह से पहुँचे। रोज़ वो बगल में मुस्लिम मोहल्ला था, वो मुर्दा हिंदू को मार के लाश जो है हिंदुओं की गली में फेंक जाते थे, रात को दिखाई देती थी, सोते नहीं थे, इतना हाहाकार था, लोग सोते थोड़ी थे। तो यहाँ कहाँ कैसे आए, किस रास्ते? बड़ी बुरी हालत में आए, बस चलती थी, बस चलती। आपको एक बात शायद ना मालूम हो, अब मुल्क तो दूसरा बन गया पाकिस्तान, लेकिन ये पासपोर्ट वीज़ा ये सारी बातें बनते ही तो जारी नहीं हो गई थी, बनते आवाजाही फिर भी थी। मेरे फादर पार्टीशन फाइनल हो चुके के बाद 3 बार लाहौर गए, उसके बाद भी अभी आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत है तो जाके दिखाओ, चले जाओ। अभी भी होती है बातचीत उधर? अभी भी बातचीत उधर होती है पाकिस्तान में, है अभी कोई? नहीं। जालंधर में पढ़ाई लिखाई आपकी डीएवी कॉलेज से हुई है, डीएवी कॉलेज लेकिन जालंधर तब से। हम रहते दिल्ली में ही थे। वो मैं नालायक स्टूडेंट था, दिल्ली में दाखिला नहीं मिला, दिल्ली में दाखिला नहीं मिला, जलंधर में मिल गया, धक्का दे के भेजा। जाना तो नहीं चाहता था, बहुत छोटा था, 17 साल का था, डंडे से भेजा। कोई साथ छोड़ने भी नहीं गया, साथ गया स्टेशन तक नहीं गया कोई, घर से ही टाटा बाय बाय कर। 17 साल के थे आप तब?
19 साल से आपने लिखना शुरू कर दिया था। तब भी 17 में भी लिखता था, तब बताता नहीं था किसी को, दिखा। पहली कहानी भी आपकी शायद चोरी छिपे ही पब्लिश हुई थी मनोहर कहानियां में। सीनियरिटी कम्प्लेक्स होता है ना, सारे कॉन्फिडेंस वाले राइटर तो नहीं होते हैं ना कि एक ही किताब लिखे बस ज़िंदगी बन गई, दूसरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज के साथी आपके हैं वेद प्रकाश, रविंद्र कालिया, जगजीत सिंह, ये सारे। जगजीत सिंह मेरा हॉस्टल मेट था, क्लासमेट था, और वो रविंदर कालिया मेरे से एक क्लास आगे थे तब। ये बड़े राइटर थे, अब मोहन राकेश पढ़ाते थे वहाँ उन दिनों। सुदर्शन फाकिर जिनके जगजीत सिंह गजलें गाता है, ये भी वहाँ पढ़ाते थे। ये लोकल थे, जलंधर के ही रहने वाले। डीएवी कॉलेज जलंधर का बड़ा नाम था, पंजाब का सबसे बढ़िया कॉलेज था। आई वॉज इन वेरी गुड कंपनी। अच्छा, कहीं मैंने पढ़ा कि आप कृष्ण चंद्र के बड़े दीवाने हैं। अभी भी हूँ, 4-4 बार पढ़ता हूँ। तो 4-4 मतलब बार कृष्ण पढ़ता चंद्र हूँ। का की लेखनी जो है वो एकदम अलग विधा में है और आपकी लेखनी बिल्कुल अलग विधा में है। कृष्ण चंद्र ही नहीं, मैं उर्दू के सारे राइटरों का दीवाना हूँ। उनका अंदाज ही जुदा है, उनकी जो ग्रामर है, उनकी जो वोकैबुलरी है, वो नहीं समझ। का जो सटायर है, सरकाजम है कृष्ण चंद्र का। मतलब आप गधा सीरीज अगर उनके उठा लें, एक गधा नेफा में, एक गधे की आत्मकथा। की खूबी ये थी ना कि वो जो लिखते थे आदमी मंत्रमुग्ध पढ़ता था। पढ़ चुकने के बाद में वो कह सकता है यार ये कहानी को जची नहीं, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ सकता। उनका एक कहने का एक अंदाज ऐसा था। मंटो का, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, वाजिदा तबस्सुम, अहमद नदीम कासमी, ये अल्फाज के जादूगर थे। ये जादूगरी हिंदी के राइटरों को नहीं आती। कृष्ण चंद्र का तो अगर आप उठा लें, मैं एक गधा नेफा में या एक गधे की आत्मकथा, एक गधे की आत्मकथा तो लगता है कि 60s के ज़माने में दिल्ली में जो चीज़ें हो रही थी। एक गधे की सरगुजश्त असली नाम था, एक गधे की सरगुजश्त। ये शमा में सीरियल में छपता था उर्दू में, और इतना पॉपुलर हुआ कि शमा की सर्कुलेशन बढ़ गई। तो उसके बाद फिर बुक भी छपे पे, राइटर को ज़बरदस्ती कहा गया कि ऐसा और लिख, तो उन्होंने गधे की वापसी लिखी, फिर गधा नेफा में लिखा। ये सब कमर्शियल बातें थे। देखो पद्म भूषण राइटर थे, उनका एक उल्टा दरख्त स्टोरी है, वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है सब जगह। ट्रांस आपकी किताबों को भी शामिल किया गया गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। कहते हैं, हमें थोड़ी पता है। वो आप किसी ने न्यूज़ में डाल दिया जी वहाँ पढ़ा रहे हैं, रशिया में आपके पढ़ने वाले हैं। तो आपने भी तो देखी होगी। देखो, इसकी कोई औपचारिकता नहीं होती, आपसे परमिशन नहीं ली गई? दिस डज नॉट ऐड टू द स्टेटस ऑफ द राइटर। अगर ये काले पानी कहीं इस किस्म की मेरे साथ कोई बात हो रही है, तो मेरी जो राइटर के तौर पे यहाँ हैसियत है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, कोई तरक्की नहीं हो रही। इजाफा उस बात में है जो राइटिंग से रिलेटेड बात को पॉपुलैरिटी मिले। जैसे कोई कहे जी ये एस.एम. पाठक का नावल मराठी में अनुवाद हुआ और बहुत चला, ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है, तृप्ति। कभी हुई है कोई किसी नॉवेल का ट्रांसलेशन हुआ है? गुजराती में 10-12 छपे थे, लेकिन वो ठीक नहीं, बड़ी छपाई, कागज़, हर चीज़ ख़राब थी, स्टैंडर्ड पब्लिकेशन नहीं था। बाकी बंगाली में भी ऑफर तो आती हैं, पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि राइटर पैसे ना ले, ऐसे ही दे दे। मैं दे भी दूँ, कहे मुंह से कहे तब दे दूँगा। वो उम्मीद करते हैं कि वो कहेगा जी पैसे की कोई बात नहीं, छाप लो। ऐसे क्यों कहूँ? यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट। हिंदी साहित्यकारों से पब्लिशर्स और इन लोगों ने कमाया बहुत है, लेकिन वो पे आउट नहीं करते हैं, जैसा कि इंग्लिश राइटिंग में देखा जाता है। देखो, इसको मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ। जितने बड़े पब्लिशर हैं, राजकमल, वाणी प्रकाशन, प्रभात, राजपाल, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी आलीशान कारों पे घूमते हैं। आप कोई राइटर बताओ जिसका रहन सहन इतना दमदार हो? आप बताओ कोई राइटर, कोई एक राइटर बता दो।
राइटर हिंदी का तो हिंदी के लेखन से घर की दाल रोटी नहीं चला सकता जब तक कि वो कोई दूसरा काम ना करता हो। जो राइटर हैसियत वाले इन मामलों में बने, कमलेश्वर जैसे या मोहन राकेश जैसे, किसी ने डालमिया की नौकरी की, किसी ने बिरला की नौकरी की। देखो ना, सारिका के एडिटर थे कमलेश्वर, हर तरह की सुविधा, मोटी तनख्वाह, सब कुछ हैसियत वाली बात थी, और लेखन तो करना ही करना है। ऐसे राइटर हैं जो उनको मैगजीन का, पर अखबार का या किसी तरह का आसरा था, जिसको सिर्फ लेखन का आसरा है, वो दाल रोटी नहीं चला सकता। आने वाले वक्त में क्या इसमें कोई बदलाव आप देख रहे हैं या ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं है। बदलाव इसलिए नहीं होने वाला, रीडर नहीं है, रीडर नहीं है। 46% हिंदी भाषी हैं इंडिया में। सुनिए 46% हिंदी भाषी हैं, बाकी सब ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली, लेकिन हिंदी भाषी 46% है। वो भी तो 50 करोड़ बनते हैं, और 1,000 किताब बाइंग कस्टमर नहीं मिलता 50 आपकी करोड़ कितनी में। कॉपी छपती हैं? फिक्स नहीं है, छपी तो लाख, एक नावल का 1.25 लाख 1.5 लाख का एडिशन भी हुआ है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन जब इतनी छपती थी तब किताब की कीमत 10 रुपये आपकी होती किताबें थी, तो हमने 6 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए टाइप में भी देखी हैं, खरीदी हैं। उस वक्त लाख वाली मिसाल थी, अब तो अच्छा, नहीं आपकी छप- किताबों का मतलब, इस तरह के जो नॉवेल्स हैं, इनका सर्कुलेशन बड़ा, मतलब एक अलग इकोनॉमी काम करती थी। पटना से किसी ने ट्रेन में सफ़र करना शुरू किया, पटना स्टेशन पे व्हीलर से उसने खरीदा, रास्ते भर पढ़ता हुआ वो दिल्ली पहुंच गया 16 घंटे 18 घंटे बाद। दिल्ली स्टेशन पे व्हीलर पे उसने चेंज करा, वही नॉवेल की कॉपी जो पटना में खरीदी उसको दिया, 1 रुपये एक्स्ट्रा दिए, अगली कॉपी आपकी दूसरे नॉवेल की ले ली। ये हाकर करते थे, हाकरों को ये परमिशन होती थी कि वो जो उठा के फिरते थे ना, कि आप 20 किताबें अपनी रख सकते हैं। उनको ये उनकी कोई तनख्वाह तो होती नहीं थी ना, वो किताबें ही बेचते थे। तो ये जो आप कह रहे हैं ये हाकर कर, देखो हिंदी के कारोबार को बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो व्हीलर के बंद होने से भी हुआ है। 280 स्टॉल थे व्हीलर के, जहाँ पे किताब बिकती थी हिंदी की, दिखाई देती थी। अब डिस्प्ले का तो कोई सोर्स ही नहीं है। आप देखो ना, 280 बहुत होते हैं। अब वहाँ पे आप बंदा सफ़र करे, ट्रेन पे जाए, जहाँ जाएगा किताब है डिस्प्ले में। हाँ, वो उन्होंने खड़े पैर व्हीलर ने वो बंद कर दिया। अब वो जो व्हीलर के स्टॉल तो हैं, लेकिन वो बिस्लरी बेचते हैं। अभी भी आप देख लो, इंग्लिश के स्टोर हैं। एयरपोर्ट की मिसाल है, कितने एयरपोर्ट हैं इंडिया में? 500 तो होंगे। सब पे अंग्रेजी की किताबों के बुक स्टॉल है, हिंदी की दिखाई देती है कहीं? हिंदी की फिर भी दिखाई देती है तो एसओ की, पेंगुइन की, हार्पर कॉलिंस की, छोटे मोटों की नहीं दिखाई देती। हाँ, तो ये भी तो एक सेटबैक है ना, कि जब तक डिस्प्ले नहीं है सेल कैसे होगी? राइटर झोला लेके घर घर तो फिर नहीं सकता, वो फेरी वाला तो नहीं बन सकता ना, किताब ले लो, नावल ले लो, ये तो हो नहीं सकता। पब्लिशर कोशिश नहीं करता, कोशिश करता है तो उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती। वो कहता है भाई आउटलेट नहीं है। अब तो ऑनलाइन साइट्स तक ही सीमित हो गए हैं, ऐसा लगता है। बुक स्टॉल कहाँ है? बंद होते जा रहे हैं। कनाट प्लेस के आप पुराने बाशिंदे था, गलगोटिया अंग्रेज के टाइम का बुक स्टॉल था, वो बंद हो गया। और एक प्लाजा के बगल में बुक वार्म था, वो बंद हो गया। कितने बड़े बड़े बुक स्टॉल कनाट प्लेस में होते थे, जाके किताब देख के आनंद आता। न्यू अराइवल का उनका एक अलग स्टैंड होता था, पता लगता था भी नई किताब आई है। आप उस दौर से लिख रहे हैं जब कागज कलम पे उपन्यास लिखे जाते थे, फिर दोबारा उसको फेयर किया जाता था, फिर प्रूफ होती थी और पब्लिकेशंस पे जाते थे। आपने भी वही कागज कलम पे लिखना शुरू किया। अभी भी क्या वही कागज कलम पे लिखते हैं? कागज कलम पे लिखते हैं अभी भी? लेकिन फेयर वाली बात इसलिए थी कि जो कंपोज होके फाइनल आता था ना, वो मैं पढ़ता था, तो वो फेयर करना ही हो गया ना, कि जो फाइनल प्रूफ होते थे, मेरी कंडीशन होती थी कि ये मेरे को दिखाने पड़ेंगे। ये अभी भी कंडीशन है, सारे पब्लिशर दिखाते हैं।
अभी आप कुछ उंगलियों का अपना दिखा रहे थे, वो जरा एक बार दिखाएंगे ये। जहाँ पेन स्टैंड करता है, बाकी बाकी उंगलियां गोल हैं, इसमें बोन भी दब गई है। ये देखो साफ पता लगता है खड्डा है। तो लिख रहे कलम हाथ में आए पर भैया आसमान में उड़ता है राइटर। बहुत 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 ये कुछ बड़ी अच्छी लाइन आपने कही कि हाथ में अगर कलम हो तो राइटर आसमान में उड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक अभी रिसर्च के दौरान आप ही पे कर रहा था, तो ये मिर्जापुर 2 के मेकर्स के साथ कोई विवाद या उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी थी आपसे? मिर्जापुर 2 जो वेब सीरीज थी, उनके मेकर्स ने आपसे माफ़ी मांगी थी, कुछ क्या हुआ था वो कहानी बताएंगे? वो कुलभूषण खरबंदा का एक सीन था, मेरा नावल पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है वो किताब में नहीं है, वो उन्होंने अपना जोड़ा हुआ। किताब आपकी है, विजुअल में कहानी कुछ और है। हाँ, घटिया बातें सुनी ना जाए उठ पटांग। तो मेरे को तो खून खौल गया पढ़ के। मैं क्या ये तो मेरे नावल में से थोड़ी पढ़, नावल मेरा पढ़ रहा है, दिखा रहे हैं, फोटो दिख रही है पीछे, नाम दिख रहा है मेरा भी, राइटर का, सब कुछ। जो वो पढ़ रहा है बोल रहा है वो कुछ और ही पोर्नो स्टाइल कुछ। तो मैंने तो नोटिस भेजा उसको, 2 घंटे में उसका तो जवाब आ गया जी मैं हटा रहा हूँ ये वो। बड़ा मैंने भी साहब का, मैं क्या बंद करो, आई विल गो टू कोर्ट। तो वो कोर्ट में जाता तो स्टे लग जाना था। नॉवेल कौन सा डिपिक्ट किया था उसमें उन्होंने? फिर उसको वो ब्लर करते हैं ना, ब्लर वो किया सब जगह जहाँ भी दिखाया जा रहा है। ऐसे और भी वारदात हुए हैं। एक ने सुनील मोहन पाठक नाम लिख लिया, वो रूटीन में पढ़ो तो मेरा ही लगता था, तो वो अपना नाम उन्होंने। हाँ नकली किताब छाप ली। तो वो फिर ये ट्रेड में चलता है, बंद के कोर्ट में जाके बंद कराया, माफ़ी मांगी उसने, फिर बैन कराई। तो सिर्फ लिखना ही नहीं, एक लेखक के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। भाई जो भी चीज़ पॉपुलर हो उसके पीछे तो लोग पढ़ते ही हैं ना। कुछ और बचा है, कोई और इच्छा बची है कि ये करना है, कुछ बाकी है अभी? नहीं, यही करना है आखिरी दम तक, आखिरी दम तक। कलम ना छूटे तो साथ छूट जाए। बहुत लगन है, अभी भी बहुत लगन है, अभी मन में बहुत उमंग है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। पुरस्कारों की कोई चाह नहीं है? कोई पुरस्कार मिले आपको, पद्मश्री मिले या साहित्य अकादमी मिले, इस तरह की कोई इच्छा? ख्वाहिश का कोई और छोर नहीं होता। ख्वाहिश तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक की है, लेकिन कहने से कुछ हो तो नहीं जाता ना। और फिर पुरस्कार जो है ना, जो इंडिया में मिलते हैं, उससे किसी राइटर की कोई हैसियत बन गई हो तो एक भी मिसाल ऐसा नहीं है। पहले से लिस्ट बनी होती है भी इसको देना है, इसको क्यों देना है, क्योंकि बाकियों को मिल गया है पहले, ये रह गया है, चलो इसको। तो आपको अब तक कोई पुरस्कार मिला है? पुरस्कार की हैसियत 2 बातों में है, या तो कोई कैश अवार्ड हो या उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए, आपकी औकात बने। हमारे यहाँ पुरस्कार में तो दोनों नहीं है। पद्मश्री मिल जाए किसी को तो क्या है, भारत रत्न मिल जाए लता मंगेशकर को है, चपड़ासी की नौकरी नहीं लगवा सकते किसी की, गारंटी की बात कहता हूँ। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, अब मेरे कंपैरिजन में सुनो ना। अंग्रेज के टाइम में जिसको राय साहब या राय बहादुर की उपाधि मिलती थी, वो कोर्ट में जाए तो जज उसको कुर्सी पेश करता था। वो जब कहीं से गुजरते थे तो लोग चलना बंद कर देते थे इज्जत में। राय साहब आ रहे हैं, पब्लिक जो है दे विल स्टॉप वॉकिंग, ऐसे हाथ बांध के खड़े होते थे। जब ये गुजर जाएंगे तो उसके बाद वो चलना फिरना शुरू होगा। मैं ये कह रहा था, किताब वो कामयाब नहीं मानी जाती जिसे आप पढ़ते हैं, किताब वो कामयाब मानी जाती है जिसे आप बार बार पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और सर आपने भी बातचीत को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। मैं तो सुन रही थी सिर्फ। तो हमारे साथ सुरेंद्र मोहन पाठक जी, और आपने भी इनकी किताबें ज़रूर पढ़ी होंगी, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके किताबों में हर बार रोचकता क्यों रहती है, नवीनता क्यों रहती है।
इस उम्र में भी अभी भी जब बात किताबों की होती है तो बच्चे के समान इनके अंदर वो उत्साह और ऊर्जा अभी भी है, अभी भी लिखना है, आखिरी सांस तक लिखना है, यही है। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम सब की तरफ से सुरेंद्र मोहन पाठक जी को शुभकामनाएं हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब तक ये हमारे साथ इनका आशीर्वाद है, इनकी लेखनी ऐसी ही चलती रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।